बैंक घोटाले की सीबीआई इंक्वायरी से वर्मा परिवार में एक बार फिर से तनाव आ गया था। बरसों पुराने जख्म हरे हो गए थे। आनंद नारायण पुलिस के साथ सहयोग कर रहे थे अपने बेटे अजय के ही खिलाफ, जबकि सुमित्रा आज भी उसके लिए रोती थी। बिगड़े रईस जेपी दीवान से निपटने के लिए अजय ने उसकी रखेल निम्मी को ही हथियार बना लिया था। बेचारे दीवान को मदद मिली तो अपनी बेटी माया के मित्र और अजय के भाई अरविंद वर्मा से। शरद पाटिल ने अजय वर्मा के घर छापा मारा तो उसके सामने एक नया राज खुला। अजय उसके सबसे गहरे दोस्त अभिलाष का भाई था, लेकिन इस बात से अजय अनजान था। शरद पाटिल, क्या बात, ये नाम बोला ना तू? शरद माधवराव पाटिल। ये बबी पक्या, क्या बाप बेटे को एक ही साथ में उड़ा देगा क्या? बोला बा एक इशारे में। शरद माधवराव पाटिल। कुमार बाबू बोलो, क्या बोलता है? नहीं? ओ साला तुमको आंख ही दिखा देगा और तुम ना बोलता है। हाँ, अरे पहला अपन उसका आंख ही निकालेगा, उसके साथ में गोटी खेलेगा, उसके बाद उसका गला और फुटबॉल। बोलो आज इस रात को खलास कर देगा क्या? मूसा भाई, ये सब करने को कौन कह रहा है तुमसे? मैं तो यूं ही कह रहा था कि सीबीआई वाले अब घर तक पहुंच गए। अरे अभी नहीं पहुंचेगा। एक बार तुम अपन को बोल के देखो। नहीं। अरे अरे वो साला तुमको भूल लेके गया और तुम ना बोलता है। देखा ये कैसा आदमी है रे? वो भूल लेके गया और ये ना बोलता है। वैसे भी साला ये महीने में अपना एक भी सुपारी पक्का नहीं, महीना सूखेगा सूखा गया। अभी एक चांस मिला तो ये ना बोलता है। भाई अगर तेरे को पकी नहीं करने का है ना तो तू धंधा बिंदा छोड़, किधर पहाड़ पे जा, हिमालय की चोटी पे जाके रह। भाई ये सीबीआई की इंक्वायरी का मामला है। अगर इस समय किसी अफसर पर हाथ डाला तो मामला ठंडा होने के बजाय और गर्म हो जाएगा। लेकिन शरद पाटिल, ये लड़का बहुत पसंद है मुझको। बहुत गट्स है इसमें। शेर की मान में ही शेर को ललकारता है। शेरनी का दूध पी के पैदा हुआ है क्या? नहीं मूसा भाई, यही तो मजेदार बात है। बहुत मजा आएगा इसे ललकारने में, तैश दिलाने में, फिर भिड़ने में। बराबरी की टक्कर रहेगी। कभी कभी इंसान को इंसान की तरह ही चित किया जाता है, चूहे की तरह नहीं मारा जाता। United International Bank. Yeah, this is Sharad Patil here. Can I speak to Mr. Abhilash Verma? He must be in the canteen. Could you please connect me to the canteen? यार 2 फ्रूट सैलेड विद आइसक्रीम लाना प्लीज। जी सर। क्यों आज खाना नहीं खत्म करना है? कर रहा हूँ ना। तो फिर अभी से फ्रूट सलाद? दिस भाजी इज रियली स्पाइसी यार। माँ ने आज गुस्से में ज्यादा मिर्च डाल दिया है। आइसक्रीम डालो ना तो ठीक हो जाएगा। You're really crazy. About you, you're absolutely right. अभी साहब आपके लिए फोन है। किसका है बस? कोई शरद पाटिल साहब। Excuse me. Hello. The calls from me. Olga. Thank you. Hello. Hello शरद। उल्का, अभिलाष नहीं है माँ? क्यों, क्या हुआ? Can you talk to me? मुझे अभिलाष से ही बात करनी है, बहुत सीरियस बात है। ऐसी क्या बात है? और इतनी भी क्या सीरियस है जो तुम मुझसे नहीं कर सकते? कुछ ऐसी ही बात है उल्का, तुम शायद नहीं समझ सको। Let me talk to अभिलाष। तुमसे बात करना चाहता है। Thank you, thank you. Hello, Smani. अभी तक जिंदा हो? अभिलाष, please be serious. Okay, okay, I'm serious now. हाँ, बोलो। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी मिलना, अकेले में। क्या? अकेले आऊं? उल्का को भी नहीं? कहा ना नहीं, बिल्कुल अकेले। It's very personal. अच्छा ठीक है, मैं अकेले आता हूँ। अरे कुछ हिट तो दो यार। हाँ ठीक है, ओके। ये बात उल्का को समझ में नहीं आ सकती, मगर तुम समझ सकते हो। अभी हम तीनों बहुत पुराने दोस्त हैं और उस वक्त किए गए वादे
खेले गए खेल, खाई गई कसमें हमें जिंदगी भर याद रहती हैं। और उन्हें अकेले में लेकर हम ख्वाब बुनते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं। लेकिन जब कई सालों बाद हम एक दूसरे को सामने देखते हैं, बात करते हैं, तो पता चलता है कि हम दोस्तों के बीच कितना कुछ बदल चुका है। मैं जब दिल्ली में था तो मुझे लगता था कि मैं उल्का से प्यार करता हूँ और उल्का मुझे चाहती है। मगर इस बार जब बंबई आया और तुम दोनों को देखा तो मुझे लगा कि मेरा प्यार तो वाकई एक सपना है, मायाजाल है। और तुम उल्का को कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो। और क्यों ना हो, तुम मुझसे ज्यादा उल्का के पास रहो। कितना ख्याल रखा है तुमने उसका, वरना वो तो इस शहर में बिल्कुल अकेली थी। उल्का पर मुझसे ज्यादा हक तुम्हारा है अभी। और वैसे भी तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगती है। थैंक यू वेरी मच यार। सर, जो बात मैं तुमसे कहने की हिम्मत ना कर सका वो तुमने कह दिया। तुम वाकई में मेरे सच्चे दोस्त हो शरद, और उनका मेरी जान, मेरी जिंदगी। थैंक्स बॉस। चल बाय। हेलो, कहाँ खोई हो तुम? खाना नहीं खाना क्या? चलिए। सुनो, मैं जा रहा हूँ। शरद ने मुझे अभी और इसी वक्त बुलाया है। कहाँ? जुहू बीच पर। कह रहा था मुझसे कोई जरूरी बातें करनी है। मैं भी आऊंगी। मगर उसने सिर्फ मुझे बुलाया भाई। तो क्या हुआ, मैं भी चलूंगी। मैं तो यही चाहता था, लेकिन उसी ने मना किया। कहता था उल्का को साथ मत ले आना। मैं आऊंगी। तुम लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले? 1000 करोड़ और सिर्फ 2 साल का समय, बस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट होगा ये बूटी बोरी विद्युत केंद्र। सन 2000 तक 17,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगी ये छोटी सी जगह। वो सब अपनी जगह ठीक है अजय साहब, लेकिन इसमें हमारे सरों पर जो बिजली चमक रही है, दुधारी लटक रही है लेनदारों की, उनसे हम लोग कैसे बचें? और फिर उन 50 करोड़ रुपए को क्या होगा जो हमने पब्लिक से लाकर आपको दिए थे? जनाब, वो 500 करोड़ रुपए बन जाएंगे आपके 50 करोड़, और सिर्फ 2 साल के भीतर। ये भी तो सोचिए। 500 करोड़ या 1000 करोड़, आपको मुबारक हो मिस्टर अजय वर्मा। हमें तो हमारे रुपए वापस कर दीजिए। आप लोगों को क्या हो गया? कल तक तो आप लोग मेरे पीछे खुशामद करते फिरते थे कि अजय साहब हमारे भी रुपए लगा लीजिए, अजय साहब हम भी हैं। और आज ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, और ये रोज अखबारों में न्यूज आती है एक नए बैंक स्कैम की। अखबारों में तो चर्चे चलते ही रहते हैं, और इन चर्चों की वजह से ही तो ये अखबार चलते हैं। इससे हमारे बिजनेस तो नहीं बंद हो जाया करते हैं ना। आप कन्विंस करने में, बातें बनाने में नंबर 1 है मिस्टर अजय, हम लोग मानते हैं। मगर आप बाजार में नए हैं, और हमने जो पैसा आपके प्रोजेक्ट में लगाया था वो आपकी वजह से नहीं, मिस्टर जेपी दीवान की साख की वजह से। जेपी दीवान की साख? जेपी दीवान की जो भी साख है वो उसकी बीवी और उसके ससुर की दौलत की बदौलत है। लेकिन उनकी कंपनियां 100 साल पुरानी हैं और पब्लिक उन पर विश्वास करती है। हमने जो पैसा पब्लिक से लिया है, पब्लिक ने वो पैसा दीवान साहब को दिया है, हमें या आपको नहीं। तो अब क्या हो गया है? पब्लिक जान चुकी है कि दीवान साहब आपसे कन्नी काट रहे हैं। तो आखिर आप लोगों ने अखबारों की चर्चाओं पर विश्वास कर लिया। देखिए साहब, बिजनेस में ये छोटे मोटे मनमुटाव तो होते ही रहते हैं। इनकी वजह से लाखों करोड़ों के बिजनेस बंद तो नहीं हो जाते हैं ना। मेरे और दीवान साहब के बीच भी थोड़ी बहुत गलतफहमियां थी, जो अब दूर हो गई हैं। मैंने उन सबको दूर कर दिया है, मामला सुलझ गया है। बस अब मुझे एक फोन का इंतजार है। फोन। हेलो। हाँ, निम्मी बोल रही हूँ। हाँ बोलो, मैं अजय। हाउ आर यू? मत पूछो। आई एम बैड, वर्स, वर्स्ट। क्या हुआ? सब खत्म हो गया अजय, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हारी बातों में आके मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था कि उस दिन तुम्हें मैंने अपने घर आने दिया। हुआ क्या? डूब गया तुम्हारा पावर प्रोजेक्ट अजय, और बर्बाद हो गई मैं। दीवान साहब ने प्रोजेक्ट की बात करने के बजाय मुझे एक नोटिस भेजा है मेरी बर्बादी का। सब खत्म हो गया अजय, हमारे सब रास्ते बंद हो गए, हमारे सब रास्ते
कोई नहीं रोक सकता। अरे हाय शरद। हाय। हाय शरद। हाय। अभी तुमसे मैंने कहा था कि तुम अकेले आना। तुम अलका को लेकर क्यों आए? अरे भाई, और तुम क्या इसे आधे घंटे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती? मैं तुमसे मिलने आई हूँ शरद। मैंने तुम्हें फोन पर कहा था कि मुझे अभी से काम है, अकेले में। ठीक है, पहले तुम अभी से अकेले में बात करो, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। ठीक है, तुम यही हमारा इंतजार करो, हम अभी आते हैं। आओगे? चलिए जनाब। बात बहुत सीरियस है अभी। मुझे पता है, तुम तो सीरियस के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। दिस वन कंसर्न्स माई जॉब एंड योर फैमिली। मतलब ये कि जिस पोस्ट पर मुझे यहां भेजा गया है उसका ताल्लुक उस बैंक इंक्वायरी से है जिसमें तुम्हारे पापा और तुम्हारे भैया फंसे। क्या? मेरे भैया? तुम्हारा मतलब है अरविंद भैया? नहीं, अजय। तुम्हारे बड़े भाई अजय वर्मा। अच्छा, तो ये चक्कर है। कितने करोड़ का घपला किया है अजय वर्मा ने? और मेरे पापा? कितना किया है, किसने किया है, यह अभी नहीं कहा जा सकता अभी। लेकिन इतना जरूर है कि कई हजार करोड़ का घपला हुआ है। और मेन एक्यूज्ड, या यूं समझ लो कि शक की सारी उंगलियां तुम्हारे बड़े भाई अजय वर्मा की ओर उठ रही हैं। और पापा? वो बेकसूर हैं, उन पर कोई इल्जाम नहीं है। तो फिर उन्हें बेवजह परेशान क्यों किया जा रहा है? यही तो अजीब इत्तेफाक है अभी कि जिस जुर्म के दायरे में तुम्हारे भैया फंसे हैं उसी के गवाह तुम्हारे पापा हैं। शरद, अजय भैया ने क्या किया है क्या नहीं किया है इसमें कोई मतलब नहीं। मगर अगर तुम समझते हो कि मेरे पापा के इस फ्रॉड में कोई हाथ नहीं, जो कि सच भी है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम इस चक्कर से हटा दो। तुम्हारा हमारी पूरी फैमिली पर मेहरबानी होगी। Don't talk like this अभी। तुम्हारी मेरी दोस्ती से अलग ये मेरी ड्यूटी भी है और मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। By all means शरद, एनी टाइम। मैं पापा से मिलना चाहता हूं फेस टू फेस। सीबीआई के ऑफिस में नहीं, बल्कि तुम्हारे घर पर। एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं, एक बेटे की तरह। जब तुम चाहो शरद, यू आर मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी। शरद, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। अभी मुझे जरूरी काम से ऑफिस पहुंचना। अभी शाम को 6 o'clock। शरद, अभी तुम्हें सब समझा दूं। खुशी में कि आपने मुझे माफ कर दिया। हमारी इस नई दोस्ती के नाम। वाकई कभी कभी इंसान का दिमाग चढ़ जाता है। पता नहीं उस दिन मैंने आपसे क्या बकबक कर दी और आप हैं जो खफा हो गए। देर आए दुरुस्त आए। चलो कुछ और बात कर लो। आप कितने दयालु हैं और मैं कितनी ऊंची निकली। मैं भूल गई थी कि इस रास्ते की धूल को आपने मूर्ति बनाकर सजाया है। 2 दिन आप मुझसे नहीं मिले तो आपके साथ की कीमत पता चल गई। अगर आप मुझे जिंदगी में नहीं मिलेंगे ना तो ये पैसे किस काम के? तुम्हारे बिना ये कुछ दिन मैं भी जैसे भीड़ में खोया बच्चा बन गया था। नॉटी बॉय। नॉटी बॉय? नहीं नहीं, डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए मना किया है। अच्छा, कब करवाया अबॉर्शन? यही तो मुश्किल है, ये बच्चा गिर नहीं सकता। क्या? इस सब का क्या मतलब है? मैं तैयार हूँ। मैंने मन ही मन कलेजे पर पत्थर रखकर बच्चे का गला घोट दिया है, लेकिन डॉक्टर तैयार नहीं है। क्यों?
वो कहता कि अगर बच्चा गिरा दिया गया तो शायद मेरी जान का खतरा हो सकता है। मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। आज मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर गई है, नए नए मेडिसिन और मेडिकल टेक्निक्स अवेलेबल है, फिर इस बच्चे को गिराना इतना मुश्किल क्यों है? मेडिकल साइंस तरक्की कर गई है। जिंदा को आप मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए इंसान को आप जिंदा नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, लेकिन डॉक्टर को तो मनवाइए आप। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, पैसा खर्च करने पर क्या नहीं हो सकता। सुनिए, आपको ये डर है ना कि जब बच्चा पैदा होगा मैं आपको ब्लैकमेल करूंगी। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर देती हूँ कि जब ये बच्चा पैदा होगा मेरा और बच्चे का आपसे कोई संबंध नहीं होगा। मैं सिर्फ आपके लिए जिंदा रहूंगी। आपकी खातिर प्लीज मेरी जान का रिस्क मत लो। दीवानी मत बनो। कौन कमबख्त तुम्हारी जान का रिस्क लेना चाहता है? मैं तो इस नामुराद की बात कर रहा था। प्लीज, जो बच्चा पैदा नहीं हो उसे गाली मत दीजिए। उस बच्चे की क्या गलती? गलती तो मेरी और खैर छोड़िए। गलती किसी की भी हो, मैं इसे दुरुस्त करके रहूंगा। शरद, खाना खा के ही जाना। नहीं माँ, खाना रहने दो, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। अरे तो कुछ ठंडा चाय कॉफी। मैं तो मैंगो शेक पीऊंगा। सुना है ढेर सारे आम बर्फ हो रहे हैं फ्रिज के अंदर, बड़ी खुशबू फैल रही है अल्फांसो की। बदमाश, तू फ्रिज सुन के कब आया? हाँ, अच्छा बनाती हूँ, आप लेंगे? अरे नहीं भाई, बच्चों को पिलाओ। अच्छा बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं भी चलता हूँ। पापा। हाँ बेटा। शरद आपसे कुछ पूछना चाहता है। हाँ बेटे, पूछो, निसंकोच होकर पूछो। अंकल, एक्चुअली मुझे दिल्ली से स्पेशल ड्यूटी पर भेजा गया है बैंक इंक्वायरी के सिलसिले में। आप चाहें तो मेरे प्रश्न का उत्तर देने से मना कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। लेकिन मेरे मन में एक उत्सुकता है, कुछ अधूरे उत्तर हैं। जैसे? एक आदमी बैंक ऑफिसर्स की नजरों के सामने उनकी मदद के साथ या उनकी मदद के बगैर बैंकों को लगातार लूटता चला जाए, ये कैसे संभव है? देखो बेटे, बैंक में एक दिन एक नया ग्राहक आता है और पहले ही दिन अपना खाता 1 करोड़ रुपए से खोलता है। उसका ये इंट्रोडक्शन, ये हवाला जाहिर है काफी प्रभावशाली। उसके बाद महीने भर के अंदर ही करोड़ों रुपए का लेन देन शुरू हो जाता है, लेकिन हमेशा ही उसके डिपॉजिट्स उसके विड्रॉल से कहीं ज्यादा होते हैं। फिर एक दिन अचानक बैंक के जनरल मैनेजर रीजनल मैनेजर को फोन पर बताते हैं कि अमुक व्यक्ति को वीआईपी कस्टमर ट्रीट किया जाए और उसे जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता हो वो उसे दी जाए। यही आदेश रीजनल ऑफिस को भी आते हैं। उसके बाद लेन देन का सिलसिला शुरू हो जाता है। नए नए प्रस्ताव आने लगते हैं उसकी तरफ से और वो पास भी हो जाते हैं। लेकिन किस आधार पर? जमानती दस्तावेज के आधार पर। पता चलता है कि आपने 70 करोड़ की मांग की है और पलक झपकने से पहले ही वो 70 करोड़ आपको मिल जाते हैं। कैसे? पेपर्स की फाइल अभी मैनेजर की मेज पर खुली भी नहीं कि पता चलता है कि बैंक के बाहर शेयर सर्टिफिकेट और सिक्योरिटीज से लदे 2 ट्रक खड़े हुए हैं। डिब्बों के अंदर भरे हुए कागजात गारंटी के तौर पर बैंक में जमा होने वाले हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि उसी समय लोन्स डिपार्टमेंट से एक आदमी दौड़ा हुआ आता है और कहता है कि आप जल्दी से इस फाइल पर दस्तखत करके हेड ऑफिस भिजवा दीजिए, क्योंकि 70 करोड़ की धनराशि बैंक बंद होने से पहले ही सैंक्शन होनी है। उस पर मैं आपत्ति करता हूं कि यह कैसे संभव है। इस व्यक्ति की 3 फाइलें मैंने अपनी रिजर्वेशन के साथ रिजेक्ट कर दी हैं, तो भला ये लोन कैसे सैंक्शन किया जा सकता है? आपकी रिजर्वेशंस के आधार क्या थे? मैं जानना चाहता था कि जिन डॉक्यूमेंट्स को कोलैटरल सिक्योरिटीज और गारंटी के तौर पर जमा किया जा रहा है उनकी जेन्युइनिटी क्या है, उनकी असली कीमत क्या है, क्या उन शेयर सर्टिफिकेट्स को ठीक तरह से जांचा परखा भी गया है या नहीं, उन डिब्बों के अंदर भरे हुए कागजात में से कितने असली हैं और कितने नकली।
फिर दलील ये पेश की जाती है कि उस आदमी की रनिंग इंडस्ट्रीज है, 300-400 करोड़ की जमीन, जायदाद, संपत्ति, फैक्ट्रीज और न जाने क्या क्या। फिर बताया जाता है कि वो तो शेयर बाजार का राजा है, अरबों रुपए के सौदे हो रहे हैं उसके नाम पर, शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी जब एक दिन मेरे क्लर्क ने आकर मुझे समझाया कि जिस आदमी के इस बैंक में 50 करोड़ रुपए टर्म डिपॉजिट्स के रूप में जमा हों, उसकी किसी भी एप्लीकेशन पर न तो आप रिजर्वेशन दे सकते हैं और ना ही उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि बैंक एम्प्लॉयज की मिलीभगत? नहीं, सबके बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन थी, ज्यादातर लोगों की थी, जो उसके सम्मोहन से बुरी तरह वशीभूत हो गए थे, उसके खुदा मानने लगे थे। ईश्वर या फिर दौलत का मसीहा, जिसकी मसीहाई ने रातों रात शेयर बाजार की दुनिया बदल दी थी, और भी न जाने कितने गंदे अपनाए होंगे उसने। थैंक यू। लेकिन रह रहकर एक ही ख्याल दिमाग में आता है कि उसने इतने सारे रुपयों का किया क्या? उसका जवाब तो तुम्हें उसी आदमी से मिल सकता है जिसने इस चक्रव्यूह की रचना की थी। और मुझे उस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। बेटे, अगर तुम इस व्यूह रचना को तोड़ सके तो इस युग के एक सफल अभिमन्यु होगे।